हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, इसके पहले मैंने आपको 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान से करवा दिया है। आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन पर्यावरण से और हिंदी के भी 2 4 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान से भी 2 4 5 क्वेश्चन के डिस्कशन हम करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है कि भाग 6, और दूसरा ऑप्शन कहता है भाग 9, और तीसरा ऑप्शन कहता है भाग 8, और चौथा ऑप्शन कहता है कि भाग 9A। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि भाग 9A। तो भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 9A क्या कहता है, नगर पालिका से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। चलिए भाग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो संविधान के भाग 1 में क्या चर्चा की गई है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। ठीक है, और भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, और जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक चर्चा की गई है। उसके बाद बात करते हैं भाग 3 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। और उसके बाद बात करते हैं भाग 4 की बात करते हैं। तो भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और उसके बाद बात करते हैं भाग 4A की बात करते हैं। तो भाग 4A की बात करते हैं तो इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। क्या है, मौलिक कर्तव्य है, और जिसमें अनुच्छेद 51A तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य भाग 4A के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो भाग 4A में क्या बताया गया है, मौलिक कर्तव्य। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के पचे हुए खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, शाकाहारी। दूसरा ऑप्शन है परजीवी, और तीसरा ऑप्शन है मृतजीवी, और चौथा ऑप्शन है मांसाहारी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। तो वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के पचे हुए खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कौन सा जीव कहा जाता है, तो परजीवी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में आंसर बताइएगा आप लोग। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान यानी नेचुरल जू कहा जाता है। और पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ए है कि स्टेपी वन को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है मानसूनी वन, और तीसरा ऑप्शन है सवाना वन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, यानी कि सवाना वन। तो ठीक है, तो वन को जंतुओं की दृष्टि से देखा जाए तो प्राणी उद्यान किसे कहा जाता है, तो सवाना वन को कहा जाता है, सवाना वन को कहा जाता है। देखिए सवाना वन के बारे में थोड़ा सा यदि हम बात करते हैं तो इस वन में यानी कि यहाँ पर जिब्रा, जिराफ और हाथी और गैंडा, हिरन, भैंस, चीता, बाघ, सिंह तथा एक तरीके यानी शेर, कंगारू आदि जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसके बारे में। तो इसे विविधता के कारण ही इसे प्राकृतिक प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। देखिए इसे क्या कहा जाता है, विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की वजह से इसे क्या कहा जाता है कि प्राकृतिक प्राणी उद्यान भी कहा जाता है, प्राकृतिक प्राणी उद्यान भी कहा जाता है सवाना वन को। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि संरक्षण या विनाश पुस्तक किसने लिखी थी। पहला ऑप्शन है सरला बहन ने, और दूसरा ऑप्शन है वंदना शिवा ने, और तीसरा ऑप्शन है जिम कार्बेट, और चौथा ऑप्शन है रास्किन बॉन्ड ने। तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा।
चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों सरला बहन। देखिए सभी लोग पार्टिसिपेट किया करें, कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, केवल वीडियो को यानी कि क्लास को देखते देखते हैं बस, लेकिन सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सभी लोग कम से कम तुक्का ही लगाया करें, लेकिन ज़रूर लगाया करें, ठीक है। ऑप्शन में ज़रूर क्लिक किया, ऑप्शन को ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि इससे क्या होता है कि आपके अंदर क्लियरिटी आएगी कि अच्छा हमने गलत ए किया था, सही इसका आंसर ए होना चाहिए। तो वो फिर क्या हो जाता है, आपका माइंड जो होता है एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपके क्वेश्चन आगे चलकर गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक किसने लिखी है, तो सरला बहन ने लिखी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं सरला बहन के बारे में, थोड़ा से बात करते हैं। तो सरला बहन जो हैं उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के हैं। सरला बहन जो हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के हैं, और यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, इस बारे में ध्यान रखिएगा इनके बारे में। दूसरी बात करते हैं, तो इन्होंने एक तरीके से क्या किया था, पर्यावरण विनाश के बारे में लोगों को जागरूक किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पर्यावरण के विनाश के बारे में लोगों को जागरूक किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए कि सरला बहन कहाँ की थी और एक क्या थी, तो इनके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया कि ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, यानी कि गांधीवादी से प्रेरित थी ये, ठीक है। तो गांधीवादी से प्रेरित थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 126 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पार्थेनियम, दूसरा ऑप्शन है जलकुंभी, और तीसरा ऑप्शन है एलिफेंट घास, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अभी मैंने हाल ही समय में जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं इसको हमने बता दिया है, ठीक है। तो आतंक की बात करते हैं तो जलीय आतंक भी इसे कहा जाता है, जलकुंभी को, ठीक है। और जो स्थलीय आतंक क्या होता है, यूकेलिप्टस होता है, यानी कि सफ़ेदा का पेड़ होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे कि तालाब हो गया या जल के अन्य स्रोत हैं उसमें जाते हैं, और उसमें जाते का मतलब वहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जीव जंतुओं का विकास जो होता है रुक जाता है, ठीक है। और जलकुंभी के बारे में एक विशेष जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि जलकुंभी एक बीजपत्री और समपुष्पक जलीय पौधा भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जलकुंभी क्या है, एक बीजपत्री है और सपुष्पक जलीय पौधा भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल यानी कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है, तो शांत घाटी, और भारत के किस राज्य में स्थित है। इसको भला कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानता है ये समझ ले कि उसकी तैयारी कम हुई है अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। शांत घाटी यानी कि इसे अंग्रेजी में कहा जाता है साइलेंट वैली कहा जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन क्या है सिक्किम, और तीसरा ऑप्शन क्या है महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन क्या है राजस्थान है। चलिए इसके बारे में आज आपको मैं कुछ दो तीन चीज़ें और भी अतिरिक्त जानकारी दूंगा। पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए साइलेंट वैली कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब केरल के बारे में थोड़ी सी एक अतिरिक्त जानकारी ले लीजिए। तो भारत का सबसे पढ़ा लिखा जो राज्य है यानी कि साक्षरता में देखा जाए तो केरल है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है। और राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ठीक है। तो अतिरिक्त जानकारी में हमने दो बातें और भी आपको बता दिया। जैसे केरल के बारे में हमने आपको बताया कि केरल क्या है, साक्षरता में देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पर आता है भारत के राज्यों में। और सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम जो है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। और राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान के बारे में विशेषता इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, आपके सामने उपस्थित है।
क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी जीव जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? जंगली जंतु अभ्यारण्य, और चौथा ऑप्शन क्या कहता है? राष्ट्रीय पार्क। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो जैव विविधता संरक्षण के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जैव मंडल रिजर्व है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। चलिए इसके बारे में थोड़ा से अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, वनस्पति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटक भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सक्षम भी है। और दूसरी बात करते हैं इसके बारे में, तो इसकी संकल्पना यूनेस्को द्वारा 1975 में की गई थी, ठीक है। तो इसकी संकल्पना जो है 1975 में किसके द्वारा की गई थी? यूनेस्को द्वारा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा यूनेस्को के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार मैं इसको फिर से क्लियर करा देता हूं। देखो, जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी मानी जाती है? वो है जैव मंडल रिजर्व है, और जिसे 1975 में एक तरीके से यूनेस्को द्वारा एक तरीके से सोचा गया था, या संकल्पना की गई थी, या विचार किया गया था। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सर्वाहारी जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। देखिए, सर्वाहारी जो जंतु होते हैं पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, पहला ऑप्शन है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है वो चीज़, कौन सी चीज़ें इसमें नहीं है। शाकाहारी जंतु केवल पौधों को ही खाते हैं, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि मांसाहारी जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, और चौथा ऑप्शन कहता है कि जंतु अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन क्या कहता है? कि पहला ऑप्शन क्या कहता है कि सर्वाहारी जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको बता सकते थे लेकिन नहीं बता पाए, कुछ लोग ही बता पाए। तो पहला ऑप्शन तो सही ही है। देखिए, सर्वाहारी जो जंतु होते हैं वे पौधों को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं। और सर्वाहारी में कौन आ जाते हैं? अतिरिक्त जानकारी में मनुष्य आ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम सभी लोग किस में आते हैं? सर्वाहारी में ही आते हैं। और दूसरा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि शाकाहारी जंतु क्या करते हैं? केवल पौधे वगैरह यानी सब्जियां वगैरह को खाते हैं। और मांसाहारी क्या करते हैं? केवल जंतुओं को खाते हैं, केवल जंतुओं को ही खाते हैं, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि 129 का चौथा ऑप्शन क्या कहता है? कि जंतु अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। तो नहीं, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ शब्द लग गया, इसके वजह से भी इसको आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे केवल शब्द आपको मिल जाए, सिर्फ शब्द मिल जाए, तो इस तरह के कोड होते हैं जो ज़्यादातर गलत ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको कीवर्ड मिल जाते हैं तो आप उनको गलत कर दें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अगर तुक्का ही मारना हो तो मुझे लगता है कि कुछ कीवर्ड्स के हिसाब से मारा जाए तो आंसर सही हो सकता है, मतलब सॉरी, क्वेश्चन सही हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। कि दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा है, दोनों अंधेरे में अपनी पूँछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, और दोनों की दहाड़ें जो होती हैं काफ़ी दूर तक सुनाई देती हैं। और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग दे सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वे करें ज़रूर, ठीक है। बिल्कुल एक तरीके से आप शांति मारकर मत बैठिए। अगर आप शांत बैठे रहेंगे तो फिर आपको आगे चलकर दिक्कत ज़रूर होगी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट दोस्तों, यानी डी इज राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए पहली बात है क्या कहा गया
कि दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों जो हैं अंधेरों में अपनी पूँछों की सहायता से क्या करते हैं, शिकार का पता लगा लेते हैं, और दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती हैं। और चौथा ऑप्शन तो आप उपरोक्त सभी कह ही रहा, तो ये सही है। ठीक है, जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन कर रहे थे उनके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। ठीक है, तो और जो ऑफलाइन अपने आप से कर रहे हैं या ऑनलाइन कैसे भी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे थे, मैं उनकी गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे उनकी मैं गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि जो हमने पढ़ाया है बिल्कुल वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइन, ऑक्सीन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, मीथेन व बेंजीन। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन हो जाएगा। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। देखिए सिगरेट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करें तो जैसे ये क्या करता है, व्यक्ति को बेचैनी, इससे क्या होती है, व्यक्ति को बेचैनी होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके प्रदूषण से आपने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने आप सिगरेट पीते हैं तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, जो व्यक्ति नहीं पीता रहता है। ठीक है, तो सिगरेट के धुएँ में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सी हरित गैस नहीं है। तो मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर वो दिमाग लगाते तो आ जाता, या कुछ ही लोगों का आया हुआ है। तो ऑक्सीजन जो है हरित गैस में नहीं आती है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा से बात कर लेते हैं। देखिए हरित गृह के निर्माण में क्या होता है, अपना योगदान किसका नहीं होता है, ऑक्सीजन गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें जो होती हैं हरित गैस के लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ये तीनों गैसें जो हैं, देखिए इसको याद रखिएगा कि ये तीनों गैसें जो हैं हरित गृह गैस के लिए जिम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है प्रथम बायोगैस संयंत्र। और इसे स्थापित कब किया गया था, इसमें थोड़ा सा एक अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो इसको स्थापित किया गया था नवंबर 2011 में। कब स्थापित किया गया था, इसको याद रख लीजिएगा। तो नवंबर 2011 में इसे स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो नवंबर 2011 में इसे स्थापित किया गया था। इस बात को जरूर याद ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से या निम्न गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है या किसे प्रयोग में लाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर आप सभी लोग दे सकते हैं, आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। देखिए क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन को क्या किया जाता है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस गैस को, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। और दूसरी बात करते हैं, इसकी गोली भी आती है। ठीक है, इसकी टैबलेट भी आती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसकी गोली भी आती है क्लोरीन की, इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन निम्नलिखित में से अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा रेबीज, यानी कि 4 ऑप्शन इज राइट दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। चलिए रेबीज के बारे में थोड़ा सा हम अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो रेबीज क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। रेबीज क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। तो रेबीज क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। पहली बात है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए रेबीज होता कब है? तो रेबीज कब होता है? जब पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है, तब रेबीज नामक एक तरीके से रोग हो जाता है। और कुत्ता ही नहीं बल्कि इसमें एक और बातें ध्यान रखिएगा। चलिए ये भी याद आ गया है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। तो कुत्ता या बंदर के काटने से क्या होता है? रेबीज नामक रोग हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? व्यक्ति पागल भी हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका वायरस जो होता है रैबिडो वायरस कहलाता है। इसके वायरस को क्या कहा जाता है? रैबिडो वायरस भी कहा जाता है। अब चलिए स्कर्वी के बारे में समझ लेते हैं। स्कर्वी की बात करते हैं तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और इनको हितानजन्य रोग भी कहा जाता है। अब रेबीज इनसे अलग है, ठीक है। तो हमने आपको बता ही दिया कि रेबीज इनसे अलग कैसे है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर और बंद गोभी, भिंडी, गुड़। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो किस में पाया जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आंवला, पालक, गुड़ में क्या होगा? सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाएगा। तो आंवला, पालक, गुड़ को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आयरन जो पाया जाएगा आंवला खाने से, पालक खाने से और गुड़ खाने से सबसे ज़्यादा एक तरीके से क्या पाया जाएगा? एक तरीके से क्या पाया जाएगा? इसमें आयरन पाया जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि इसमें जबकि टमाटर, आलू, भिंडी में क्या हो जाता है? टमाटर, आलू, भिंडी में क्या होता है? इसका जो क्षेत्र पाया जाता है, सॉरी, इसकी जो मात्रा पाई जाती है वो कम पाई जाती है, यानी सीमित ही पाई जाती है। तो आलू, टमाटर, भिंडी की बात कर लेते हैं। तो आलू और टमाटर की बात कर लेते हैं। आलू, टमाटर, भिंडी की बात करते हैं तो इसमें कम पाया जाता है आयरन, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सौर सेल द्वारा अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को और प्रकाशीय ऊर्जा को और चुंबकीय ऊर्जा को। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जो लोग देख रहे हैं वे क्या कर दें? दूसरों को भी शेयर कर दें दोस्तों। देखिए आप लोग क्या करते हैं? शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है। शेयर भी कर दिया करें, काफ़ी मेहनत पड़ती है, आप लोग जानते हैं। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा जो होता है सौर सेल को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा प्रकाश ऊर्जा के बारे में। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अनुकूल ऊर्जा होती है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रदूषण वगैरह नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि भी नहीं पहुंचाती। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है सभी छात्रों को। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? गाजर, मूली, शकरकंद और ये सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। गाजर भी जड़े में आती हैं, मूली भी जड़े में आती है और शकरकंद भी जड़े में ही आती हैं। तो इन सभी को हम क्या करते हैं? खाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं तो गाजर की जड़ें जो होती हैं शंकु आकार की होती हैं, ठीक है। तो इस पहली बात ध्यान रखिएगा कि गाजर की आकार किस आकार की होती है? तो शंकु आकार की होती हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं, मूली की जो जड़ें होती हैं वो तर्क रूपी होती हैं।
ठीक है। मूली की जड़ें आपने देखा होगा तर्क रूपी होती हैं। सलकंद की जड़ें जो होती हैं कंद आकार की होती हैं। सलकंद की जड़ें जो होती हैं, सलकंद यानी कि सलकंद की शकरकंद, सॉरी शकरकंद की बात करते हैं, शकरकंद की जड़ें की बात करते हैं तो कंद आकार की होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा सरल ऊतक में नहीं आता है। जाइलम, और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि पेरेनकाइमा, और तीसरा ऑप्शन कहता है कोलेनकाइमा, और चौथा ऑप्शन कहता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? जाइलम है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जाइलम एक जटिल ऊतक है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जल और खनिज लवणों का संवहन करना। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि एक तरीके से जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम क्या करता है? जल व खनिज लवणों का संवहन करना, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम की बात कर लेते हैं तो फ्लोएम की थोड़ा सी बात कर लेते हैं तो फ्लोएम भी एक जटिल ऊतक में आता है। और पेरेनकाइमा की बात करते हैं, यह मृदुतक में आता है या इसे मृदुतक भी कहा जाता है। ठीक है। और कोलेनकाइमा की बात करते हैं, स्थूल कोण ऊतक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, या स्थूल कोण ऊतक में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इतना डीप मत याद रखिए, इतना डीप कभी नहीं पूछा जाए। बीटी कपास क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? एक संकर पौधा है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक ट्रांसजेनिक पौधा है। और तीसरा ऑप्शन कहता है एक प्राकृतिक पौधा है। चौथा ऑप्शन कहता है एक औषधीय पौधा है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बीटी कपास क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो सबसे अधिक की बात कर रहा है, तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और कितने प्रतिशत है? लगभग 90% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, यानी कि गांव में निवास करती है। दूसरी बात करते हैं तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश होनी चाहिए। वैसे इसमें उत्तर प्रदेश है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश को भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं बिहार के बारे में। अगर बात करते हैं तो सबसे कम साक्षर वाला राज्य जो है बिहार ही है, इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी याद रखिएगा। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर सांभर झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी याद रखिएगा कि राजस्थान में सांभर झील है जो खारे पानी के लिए जानी जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और चूनेदार मृदा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए अब आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो भारत में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो उपजाऊ मृदा जो है जलोढ़ मृदा ही है, जलोढ़ मृदा ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में दूसरी बात करते हैं तो यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी एवं गादों से बनी होती है। देखिए यह मिट्टी कैसे बनी होती है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टियाँ होती हैं, जो गाद होती हैं, उन्हीं से बनी होती हैं। दूसरी बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक विस्तार इसी प्रकार की मृदा का है। और इस मिट्टी में कौन कौन से फसलें उगाई जाती हैं? तो इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक तरीके से गेहूँ और धान और गन्ना आदि फसलें उगाए जाते हैं। तो गेहूँ, धान, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं किस मृदा में? जलोढ़ मृदा में। तो गेहूँ हो गया, धान हो गया
और एक तरीके से गन्ना हो गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मृदा में क्या होता है, जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा गेहूँ, धान, गन्ना की फसलें उगाई जाती हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और भारत में सबसे अधिक उपजाऊ यदि कोई मृदा है तो वो है जलोढ़ मृदा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्लास लंबी होगी, अब मैं चिंता नहीं करूंगा कि क्लास लंबी हो रही है, क्योंकि जब अतिरिक्त जानकारी आपको दे रहा हूं तो क्लास तो लंबी होना लाजमी है। ठीक है, आप जानते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप लोग देखिए, कुछ छात्र क्या करते हैं, आते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर कोई कॉमेडी क्लास चल रही है, वो देखेंगे, थोड़ा हंसेंगे और भाग जाएंगे। इस तरह में कुछ नहीं होने वाला है। क्लास को पूरी देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ राजपाल की कोई भी सीन नहीं दिखाया जा रहा है जो आप सोचते हैं कि बस 2 मिनट में भगा कर देखना, आगे पीछे करके देखना, फिर सोचते हैं अच्छा सही नहीं पढ़ा रहे हैं, भाग जाओ। ठीक है, पहले आप पूरी क्लास तो देखिए। आप जस्ट तब करिए जब पूरी क्लास देख लीजिए, तब जज करिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, या सही क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, क्या वही चीज़ें पूछा जा रहा है या वही टॉपिक पिकअप किया गया है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एक बार आप पूरी क्लास तो देखिए। एक आध क्वेश्चन देख लेने से, एक आध क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, अब मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए। नहीं, आप एक बार सारे क्वेश्चन को देखिए। इसमें केवल क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि उसके साथ अतिरिक्त जानकारी भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ही नहीं करा रहा हूँ बल्कि उसके साथ जो अतिरिक्त जानकारी है उसके बारे में भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यानी कि एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। इसके बाद इस बार हमारा तो एक तरीके हमें समय नहीं मिल पाया था, नहीं तो मैं आपको यूपी टेट के पूरा कोर्स इसी तरह से करवाता। ठीक है, जो चीज़ें बची हुई थी तो थोड़ा बहुत मैं इसी से करवा देता, समय नहीं मिल पाया। लेकिन सीटेट में पूरे महीने मैं इसको चलाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से चलाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नए छात्र हैं वे ज़रूर ज्वाइन कर लें शशि GS अकेडमी को। चलिए बात करते हैं। स्प्रूस फर तथा चिड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। स्प्रूस फर तथा चिड़ जो है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, टैगा वनों में, मानसूनी वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में और भूमध्य रेखीय वनों में। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया सभी छात्रों को। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज राइट दोस्तों, यानी कि टैगा वनों में स्प्रूस और फर और चिड़ मुख्य रूप से पौधे पाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। इसका विस्तार जो है 50 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है उत्तरी गोलार्ध में। ये जो है एक तरीके से अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और फिनलैंड, पोलैंड और साइबेरिया आदि में पाए जाते हैं टैगा वन, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए टैगा वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका की बात कर लेते हैं। ठीक है, अमेरिका है, फिर कनाडा है, फिर स्वीडन है, फिनलैंड है और पोलैंड है और साइबेरिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, मुझे लगता है पहली बार कुछ लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक है, तमसा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तमसा मैं कह रहा था। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसके बारे में यदि बात करते हैं, चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो तमाशा जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में तमाशे ही होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा से अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं तो इसको विकसित करने का श्रेय जाता है बंशीधर भट्ट को जाता है। ठीक है, तो तमाशा लोक नृत्य को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, बंशीधर भट्ट को जाता है। किसको जाता है, बंशीधर भट्ट को। किसको जाता है, बंशीधर भट्ट को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 145 की बात करते हैं। इसको भी बहुत सारे लोगों को आज पहली बार जानकारी मिलेगी। देखिए इस तरह के अगर प्रश्न आ गए तो आप कहेंगे सर आपने नहीं पढ़ाया। वाकई में हमने नहीं पढ़ाया है, हमें भी नहीं पता था कि इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी क्लास को आप ज़रूर देखा करें लास्ट तक। ठीक है, सारी क्लासेज को देखा करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं सारी क्लासेज को प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसे नहीं है कि बस हमने उठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक दो बार इसके बारे में रिसर्च भी करता हूँ कि हाँ किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उससे मिलते जुलते ही प्रश्न को मैं पिकअप करता हूँ। चलिए बात करते हैं। चौकपुरना भारत के किस राज्य क्षेत्र की लोक कला है, चौकपुरना। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इस प्रश्न को देखकर मेरा दिल खुश हो गया है।
ठीक है, कि चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। यहाँ आपका तुक्का भी नहीं साथ देने वाला, ना ही भगवान जी आपको साथ देने वाले हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पता है आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो चौकपूर्णा जो है उत्तर प्रदेश का लोक कला है, उत्तर प्रदेश का लोक कला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा से बात कर लेते हैं। तो यह विवाह तथा अन्य शुभ अवसरों पर मनाया जाता है, ठीक है, या बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब जो एक लोक कला है ये तब होता है जब विवाह होता है या कोई अन्य शुभ अवसर, मान लीजिए बर्थडे उड्डे पड़ गया या और कुछ हो गया, ठीक है, बच्चे का मुंडन वगैरह करवा दिया गया, तब ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विद्यार्थी को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विद्यार्थी को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर पानी का संरक्षण करने की विधियों की चर्चा करके, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा में अपने दोस्तों के साथ इस समस्या की चर्चा करने के लिए कहकर, और चौथा ऑप्शन कहता है विश्व के जल संसाधनों से संबंधित आंकड़े बताकर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और जो हमारे नए साथी हैं वे क्या कर दें, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर बच्चों को जल की जो एक तरीके से कमी है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन हाँ अगर इसको आप व्यवहारिक रूप से भी सॉल्व करना चाहते तो कर सकते थे। चलिए इस तरह के प्रश्न पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि इस तरह के प्रश्नों को आपको स्वयं सॉल्व करना होता है और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य नहीं है, विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य नहीं है शैक्षिक उन्नयन की जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थियों को पतन की ओर ले जाना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है, विद्यार्थियों की पतन की ओर ले जाना। देखिए मूल्यांकन का मतलब क्या ये हो जाएगा कि उनको पतन की ओर ले जाना नहीं, बल्कि मूल्यांकन करने से क्या होता है कि फिर बाद में उनके अंदर जो गलतियां हैं उनको सुधार करने से संबंधित हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसको भी आप व्यवहारिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने व्यवहारिकता के आधार पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रश्न बताने की आवश्यकता नहीं होती है। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि कल्पना करके खेलता है बालक, और बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, और डी ऑप्शन कहता है कि बालक स्वतंत्र होकर खेलता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैसे इसको हमने पढ़ाया है, नहीं तो आप कहिए कि सर आपने नहीं पढ़ाया। बिल्कुल, जब हमने आपको समाजीकरण पढ़ाया था तो उसी समय मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। और अभी जो 3-4 दिन से हमारे कुछ छात्र लगातार आ रहे हैं लास्ट में, ठीक है, जो एक तरीके नहीं आ रहे हैं उनकी बात मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जो अभी 3-4 दिन लगातार हैं लास्ट के, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और इस समय क्लासेज मैं बहुत अच्छे तरीके से उन्हें दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, कि बिल्कुल वही चीज़ें आप पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज़ राइट। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल खुशी हो जाएं, ठीक है, और उनका आंसर सही है। तो बालक में क्या होता है, बालक समूह में यदि खेलते हैं तो इससे क्या होता है, उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दो और प्रश्न बचे हुए हैं। आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्या लेंगे, आप इसे क्यों लेंगे। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूँ कि आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं,
और तीसरा ऑप्शन कहता है यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, और चौथा ऑप्शन कहता है इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न होती है, श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका क्या सुझाव होगा। ठीक है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका क्या सुझाव होगा। ये शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक ढंग है, इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, इनसे विद्यार्थियों में सामाजिकता एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है, इनसे विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का क्या होता है, मनोरंजन होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर बता सकते थे, चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों में सामाजिकता और सहभागिता के गुणों का विकास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हिंदी के भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, लेकिन समय कम होने की वजह से अगर आप कहें तो 4-5 क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। चलो 4-5 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्वजाति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। स्वजाति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। आजाति, सुजाति और कुजाति और बीजाति। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, अगर आपको नहीं पता है तो बीजाति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। 33 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और पाकिस्तान और मॉरिशस। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए कि किस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान में कुछ लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान में तो हिंदी नहीं उर्दू ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उर्दू को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन इज राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। वह श्रेष्ठ, नेक्स्ट बात करते हैं कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें इस वाक्य में विशेष क्या है, विशेष से क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इतनी देर अगर आप लगा रहे हैं, इतना देर समय आप लगा रहे हैं तो फिर गलत बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपासक। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। जल्दी से आंसर करिएगा। पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करिए कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। पंख, पृष्ठ, लज्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पंख हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्री का तत्सम शब्द बता दीजिए। मुद्री का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। मुद्री, मुंद्री, मुद्रिका और मुद्रिका। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मुद्रिका इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न का पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना और सिर पर शैतान का सवार होना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो और इसका आंसर भी बहुत अच्छा है। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगना ही विघ्न पड़ना, यानी जैसे ही कार्य आरंभ हुआ वैसे ही क्या होने लगा, विघ्न पड़ने लगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका की बात करते हैं, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि अपराधी का अपना दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना और अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। चोर की दाढ़ी में तिनका। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपराधी, सॉरी चलिए बता ही दिया हूँ वैसे तो, चलिए देख लीजिए आप लोग। अपराधी, सॉरी बी ऑप्शन सही है। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना ही क्या है, एक तरीके से चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, यह क्लास आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक।
ठीक है, लाइक शेयर वगैरह कर दिया करें। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर को हमारी मैराथन क्लास होने वाली है साइकोलॉजी की। ठीक है, वो भी गूगल मीट ऐप पर होगी यह क्लास। आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा और कम से कम कुछ बाहर के लोगों को भी जोड़िए ताकि उन्हें भी पता चले शशि जीएस एकेडमी और व्योम एकेडमी के बारे में, उन्हें भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ हमें भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमारा भी सिलेक्शन हो जाए नेक्स्ट ईयर अगर इस वर्ष नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो उनको भी बताइए और उन्हें भी भेजिए कि आए एक बार साइकोलॉजी की क्लास हमसे लेकर देखें। ठीक है, खुद में खुद उन्हें पता चलेगा कि हाँ सर कैसे पढ़ा रहे हैं। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।